The best way to predict your future is to create it. Hello everyone, myself Sakshi Rathod and you are very most welcome in our channel EduSwitch. So students, अब अगर आप अपने प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी को सच साबित करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वे है कि आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दो। मतलब अगर आप कभी कहते हैं कि मैं एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी, तो उसके लिए आपको बच्चों आज से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और मेरा विश्वास मानिए, आपकी वह भविष्यवाणी, वह प्रिडिक्शन कभी झूठी नहीं साबित होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को, दैट इज टिश्यू। ओके बच्चों, तो ये हमारा तीसरा सेशन है इस चैप्टर का। सबसे पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था प्लांट टिश्यू के बारे में। सेकेंड में हमने डिस्कस किया था एनिमल टिश्यूज के कुछ टाइप्स, दैट वाज एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्लस नर्वस टिश्यू। ओके, तो हमारे साथ इस सेशन में जुड़े रहिए एंड तक। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस सेशन। देखिए बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम लोग पैकेजिंग या फिर बाइंडिंग टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, पैकेजिंग और बाइंडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चीजों को बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है। क्लियर? नाम से समझ में आ रहा होगा कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव का मतलब होता है बच्चों एक दूसरी चीजों से जोड़ के रखना। लाइक मान लीजिए कि मैं अचानक से मूव करने लगूं और मेरा हेड जो है मेरी बॉडी से ना कनेक्ट हो तो वो तो नीचे गिर जाएगा, है ना बच्चों? सिंपल सी बात है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? मेरे हेड को मेरी बॉडी से कनेक्ट करके रखता है, मेरी फिंगर्स को मेरे हैंड से कनेक्ट करके रखता है, सेम मेरे हैंड को मेरे शोल्डर से कनेक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारे बॉडी पार्ट को इकट्ठा करके रखता है। क्लियर है आप लोगों को? तो देखिए आज हम लोग इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स और उसके फंक्शंस को। क्लियर है? ये कुछ टाइप्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके टाइप्स को जानने से पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों उनको पहले समझ लेते हैं कि वो क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों, इसका पहला फंक्शन क्या होता है। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप होता है बोन। ठीक है, अब बोन को सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि वो हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो पहला फंक्शन क्या हो गया? सपोर्ट का। दूसरा एक ब्लड इज ऑल्सो काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड जो है वो क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को बाइंड करके रखता है। एक ही तो ब्लड वेसल होती है जो हर जगह ब्रांचेस के डिस्ट्रीब्यूट होकर जाती है बच्चों। तो हमारा जो ब्लड होता है ना वो बच्चों क्या करता है? हम लोगों को बाइंड करके रखता है। ठीक है, दैट इज बाइंडिंग। हमारा एक और कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों, दैट इज एडिपोज टिश्यू। ओके, वो क्या करता है? वो हमको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इसका एक और फंक्शन हो गया, दैट इज प्रोटेक्शन। तो आप लोगों को क्लियर हो गया हमारे कनेक्टिव टिश्यू का। अगर हम फीचर्स को डिस्कस करें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें, तो वो सपोर्ट करता है, बाइंडिंग करता है, प्लस प्रोटेक्शन करता है। ओके, अब देखिए इसका सेकेंड पॉइंट क्या है। देखिए बच्चों, जैसे कि मेरे सेल्स हैं बॉडी के। ओके, ये मेरे बॉडी के सेल्स हैं। अब अगर आप देख रहे होंगे कि ये इतने लूजली पैक है कि इनके बीच में बच्चों कुछ स्पेस रह जाती है। ठीक है, इन स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, इंटरसेल्युलर मतलब समझ में आ रहा है ना, दो सेल्स के या 2-3 सेल्स के बीच में जो बच्चों जगह बन जाती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। ओके, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है बच्चों, वो जो होता है वो इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है बच्चों वो चाहे तो लिक्विड हो सकता है। ओके, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है बच्चों, जैसे ये मैट्रिक्स है, इस इंटरसेल्युलर में बच्चों मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है ये तो चाहे लिक्विड हो सकता है या रिजिड हो सकता है या फिर डेंस हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का वो टिश्यू है। क्लियर आप लोगों को? तो आपको समझ में आ गया ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। हमारे जो सेल्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से इंटरसेल्युलर स्पेस क्रिएट हो जाती है और उन्हीं के अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है
उसी वो चाहे लिक्विड हो सकता है, वो चाहे रिजिड हो सकता है, वो चाहे डेंस हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है और इसी जगह हमारे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। तो केवल इतना ही जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है हमारे कनेक्टिव टिश्यू को लेके, आप बस इतना समझ लीजिए। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे इनके सारे टाइप्स को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लड के साथ। ओके, नाउ ब्लड। ब्लड इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत स्पेशल होता है एक तरीके से, हम कह सकते हैं ये बात। अब देखिए, जब कभी भी इसका जो मैट्रिक्स है, इसका जो मैट्रिक्स होता है ना, मैंने अभी आपको बताया था, ये जो मैट्रिक्स होता है इट कैन बी इन एनी फॉर्म, लिक्विड हो सकता है, रिजिड हो सकता है, डेंस हो सकता है। तो हमारा जो ब्लड होता है बच्चों, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। जब आपका कहीं चोट लग जाती है, कट जाता है कहीं से, तो आपका ब्लड क्या करता है, फ्लो करने लगता है। और ये बात सभी जानते हैं कि फ्लोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। सॉलिड बच्चों फ्लो नहीं करता है, लिक्विड ही फ्लो करता है ना। तो आपका ब्लड क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। तो इससे हम समझ जाते हैं कि हमारा जो ब्लड का मैट्रिक्स है वो लिक्विड है। अगर मैं इसको स्पेसिफिकली बताऊं तो प्लाज्मा इज द लिक्विड विच फॉर्म्स द मैट्रिक्स इन ब्लड। मान लीजिए जैसे ये मैट्रिक्स होता क्या है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने बच्चों क्या कर दिया है, ये पूरा मैंने प्लाज्मा भर दिया। ठीक है, ये लिक्विड है, इसको मैंने भर दिया पूरा। अब इसके अंदर ना बच्चों, इसके अंदर कुछ सेल्स क्या रहेंगे, कुछ सेल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स, ये सब क्या रहते हैं इसके अंदर, फ्लोट करते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। क्लियर? ये जो मैंने आपको दिखाया है पिंक कलर में, दिस इज द मैट्रिक्स विच इज प्लाज्मा, और उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स वगैरह क्या कर रहे हैं, इम्बेबल्ड नहीं, सस्पेंडेड है। ओके, फ्लोट कर रहे हैं। अब देखिए, हमारा जो ब्लड होता है, आपको इतना तो समझ में आ गया, हमारा जो ब्लड होता है बच्चों, इसके दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स नहीं, इसके दो कंपोजिशन होते हैं, दो चीजों को मिलाकर हमारा ब्लड बनता है। पहले तो प्लाज्मा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि प्लाज्मा क्या होता है, इट इज द मैट्रिक्स, है ना, लिक्विड होता है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ब्लड का दूसरा कंपोजिशन होता है उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं, आरबीसी सेल्स होते हैं बच्चों, आरबीसी होते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं। ओके, क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। ये तीन टाइप के सेल्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड में फाउंड होते हैं, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। क्लियर? आप लोगों को तो समझ में आ गया। अब देखिए हमारा जो ब्लड का फंक्शन क्या है, हमारा ब्लड काम क्या करता है हमारी बॉडी में। सबसे पहला फंक्शन क्या है, देखिए हमारा जो आरबीसी है वो बॉडी के अंदर ना न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, उसका भी पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। सेम जैसे हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, खाना खाते हैं, उसको भी पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम किसका होता है, हमारे आरबीसी का होता है। और आरबीसी इज ए काइंड ऑफ ब्लड। तो ब्लड का फंक्शन हो गया बच्चों। ठीक है, तो पहला फंक्शन आपका ये हो गया। अब देखिए दूसरा फंक्शन क्या होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी का काम होता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये जब कभी भी ना कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है तो ऑब्वियसली फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो उसके साथ फाइट करने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी काम करता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी उसके साथ फाइट करता है और फाइट करके क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन रखने का काम करता है। तो ठीक है, ब्लड का दूसरा फंक्शन क्या हो गया, मेंटेन द इम्यूनिटी। ओके, क्लियर? अब देखिए तीसरा फंक्शन क्या होता है, वो हमारा प्लेटलेट्स का होता है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, जब कभी भी हम लोग कहीं गिर जाते हैं या कट जाता है तो हमारा खून बहने लगता है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो खून परमानेंटली बहता रहता है, वह खून आफ्टर सम टाइम बच्चों रुक जाता है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर एक जाली, मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी के थ्रू जितने की ब्लड का कंपोजिशन होता है वहीं फंस जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लो नहीं कर पाता हमारी बॉडी से बाहर की तरफ। तो बच्चों जो क्लोटिंग बनती है ना, जो मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो किसका फंक्शन होता है, प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है। तो तीसरा फंक्शन ब्लड का क्या हो गया, क्लोटिंग द ब्लड, हेल्पिंग क्लोटिंग द ब्लड। ओके, क्लियर? आपने तीनों फंक्शन जान लिए हमारे ब्लड्स के। ओके, तो ब्लड के बारे में केवल इतना ही है। अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे लिम्फ की तरफ। क्लियर? अब बच्चों कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हम लोग लेंगे, मैं आपको इस सारे डाउट बहुत इजीली एंड बहुत आसान तरीके से क्लियर कर दूंगी। ठीक है,
Now we are discussing the second type of connective tissue, that is lymph. अब देखिए lymph क्या होती है। देखिए बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी ब्लड वेसल होती है, क्लियर। हमारी ब्लड वेसल में क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल में फ्लो करता है प्लाज्मा एज ए मैट्रिक्स। क्या फ्लो करता है, प्लाज्मा एज ए मैट्रिक्स फ्लो करता है, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों ना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स, ये सब क्या करते हैं बच्चों, फ्लोट करते हैं। मैंने आपको अभी बताया था सस्पेंडेड रहते हैं, तो ये पूरी ब्लड वेसल के अंदर ऐसे ऐसे फ्लोट करते रहते हैं। अब देखिए हमारी ये जो ब्लड वेसल होती है बच्चों, पोरस होती है, ठीक है। इसमें कहीं कहीं से छेद प्रेजेंट होते हैं, क्लियर आपको, ये इस तरीके से होता है। अब हमारी ब्लड वेसल के आसपास बच्चों जो सेल्स रहते हैं, जैसे कि ये सेल हो गया है, ठीक है, ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। ये सेम टू सेम इस तरफ भी होता है, ओके। ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये बच्चों, ये जब पोरस है तो इस पोरस से क्या होगा, इसके अंदर से कुछ चीजें तो बाहर आएंगी बच्चों, ऑब्वियसली आएंगी, है ना। अब आप अगर ध्यान से देख रहे हैं, इन सेल्स के बीच में भी ना, आप क्या देख रहे हैं, इन सेल्स के बीच में भी इंटरसेलुलर स्पेस क्रिएट हो रही है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सेल्स इतने लूजली बाउंड होते हैं कि उनके बीच में एक जगह क्रिएट हो जाती है जिसको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी इंटरसेलुलर स्पेस क्रिएट हो रही है बच्चों। अब उन्हीं में ही ना ये जो ब्लड वेसल्स के अंदर वाला कंटेंट होता है, लाइक प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब क्या करते हैं, निकल के आते हैं। बच्चों सारा कंटेंट नहीं निकल के आता है, ये पोर्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इसके अंदर जो बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं, इन ब्लड वेसल्स के अंदर बड़े बड़े जो प्रोटीन होते हैं, बड़े बड़े जो आरबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये फ्लोट करके नहीं आ पाते हैं इन पोर्स के थ्रू। जबकि जो छोटे छोटे होते हैं, लाइक छोटे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर जो होते हैं, प्लाज्मा तो लिक्विड है बच्चों, उसका तो बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है वो भी, और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, वो भी ना क्या करते हैं, फ्लोट करके इन इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाते हैं और यहाँ पर क्या कर जाते हैं बच्चों, भर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भर जाते हैं। जब वो भर जाते हैं ना, तो यहाँ से एक वेसल आती है, ठीक है, यहाँ से एक वेसल आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, लिम्फेटिक वेसल, ओके, लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। तो वो क्या करती है, इस फ्लूइड को, ये जो फ्लूइड कनेक्ट इकट्ठा हुआ है ना, उसको लेकर जाती है और किसी एक वेन से जोड़ देती है। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया कि क्या करती है, यहाँ से ब्लड फ्लो करता है, इनके यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होती हैं, तो कुछ कंटेंट ब्लड का लाइक प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं वो इस जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और उसी फ्लूइड को, उसी चीज को हम लोग लिम्फ कहते हैं। क्लियर, लिम्फ क्या होता है आपको समझ में आ गया। जो यहाँ पे चीजें इकट्ठी होती हैं उनको लिम्फ बोलते हैं। जब ये चीजें यहाँ पे भर जाती हैं तो एक लिम्फेटिक वेसल आती है और उनको भर के लेके चली जाती है और किसी एक वेन से जोड़ देती है। दिस इज ऑल अबाउट लिम्फ। बस लिम्फ के बारे में इतना ही है। तो लिम्फ का फंक्शन क्या हुआ बच्चों, लिम्फ का फंक्शन हो गया सबसे पहले तो ये कि ये जो होती है कलरलेस होती है। कलरलेस क्यों होती है बताओ बच्चों, ये देखिए इसके अंदर आरबीसी तो आई नहीं है ना, आपको समझ में आ गया। आरबीसी इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि वो इस लिम्फ के अंदर नहीं आई है। अब आरबीसी जो होता है बच्चों वही रेड कलर प्रोवाइड करता है हमारे ब्लड को, तो ये इस वजह से क्या होता है हमारा कलरलेस होता है। पहला फंक्शन तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो इसका ये हो गया कि ये होती है कलरलेस। ओके, दूसरा क्या हो गया लिम्फ का स्ट्रक्चर, देखिए हमारी जो लिम्फ होती है ना उसके अंदर डब्ल्यूबीसी भी आ जाती है क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। अब हमारा जो डब्ल्यूबीसी है बच्चों उसका काम मैंने अभी आपको बताया था, क्या करती है हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करती है। ठीक है, तो इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया कि लिम्फ हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करती है। अब देखिए तीसरी चीज क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स इन लिम्फ को कलेक्ट करती है और ब्लड वेसल्स से जाके जोड़ देती है। और बस इतना ही है इस लिम्फ के बारे में, इससे ज्यादा आप लिम्फ के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज मच इनफ। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट उसकी तरफ, टाइप की तरफ, दैट इज बोन। ओके बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। ओके, अब देखिए हम तीसरा टाइप डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बोन। अच्छा एक बच्चे एक बात बताओ, जब भी आप बोन सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करता है? सबसे पहले क्या बात आती है? यस, सपोर्ट, स्ट्रक्चर, है ना। दिमाग में बात आती है ना कि हाँ बोन क्या करती है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एक शेप प्रोवाइड करती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बोन हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, ढांचा बनाती है। क्लियर, आप लोगों को तो समझ में आ गया। तो बोन क्या करती है, सपोर्ट करती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि सपोर्टिंग का काम किसका होता है, ब्लड का होता है। फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ओके, फ्रेम
वर्क। अब देखिए, अभी आपने ये तो दोनों टाइप डिस्कस किए थे, इनके जो मैट्रिक्स थे ना बच्चों, ये भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, पर जो बोन का मैट्रिक्स होता है, बोन का जो मैट्रिक्स होता है आप खुद ही जान सकते हैं, रिजिड होता है। क्लियर? रिजिड होता है, तभी तो बच्चों हम अपनी बोन्स को हिला नहीं पाते हैं इस तरीके से। अगर मैं चाहूँ अपने बोन्स को ऐसे यहाँ से हिलाना तो नहीं हिला सकती, क्यों? क्योंकि इनका मैट्रिक्स क्या है बच्चों? रिजिड है। ठीक है, और रिजिड के अंदर ही ना बच्चों, रिजिड के अंदर ही हमारे बोन्स के सेल्स, रिजिड के अंदर ही हमारे जो बोन के सेल्स होते हैं वो इम्बेबल्ड रहते हैं, गड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे बोन्स के सेल्स होते हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया? मैंने आपको बोन के बारे में क्या बताया है कि हमारी बोन की जो मैट्रिक्स होती है बच्चों रिजिड होती है। रिजिड होने की वजह से ना हम अपने बोन्स को किसी भी तरीके से मुड़ा नहीं सकते हैं। अगर हम कट भी जाए तो हमारी बोन बाहर निकल के नहीं आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो रिजिड होती है। हमारी जो बोन होती है ना, उसके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर गड़े रहते हैं। ठीक है, और उन्हीं सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। क्लियर आप लोगों को? अब ये जो मैट्रिक्स होती है बच्चों, ये बनी होती है कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस। ओके, कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस की बनी होती है। बोन के बारे में केवल इतना ही है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज कार्टिलेज। ओके, दैट इज कार्टिलेज। ओके, अब देखो बच्चों, कार्टिलेज हम कह सकते हैं कि हमारी जो कार्टिलेज होती है बच्चों, वो क्या होती है? सॉफ्टर होती है एज कंपेयर टू अवर बोन। ओके, हमारी जो बोन होती है वो ज्यादा रिजिड होती है, हमारी जो कार्टिलेज होती है बच्चों वो थोड़ी सी क्या होती है? सॉफ्ट होती है, या फिर फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं। ओके, सॉफ्ट प्लस फ्लेक्सिबल। ओके, फ्लेक्सिबल। अब देखिए, फ्लेक्सिबल मतलब अगर मैं अपने बोन को चाहूँ तो यहाँ से नहीं हिला सकती। क्यों? क्योंकि रिजिड है। अब मेरी जो, मान लीजिए मैं अपने नोज हो, मैं चाहूँ तो ऐसे इसको हिला सकती हूँ, मैं अपने कान को चाहूँ तो ऐसे हिला सकती हूँ, प्लस मेरी नेक पे जो बोन है, बोन नहीं उसको कार्टिलेज कहेंगे, उसको मैं चाहूँ तो हिला सकती हूँ, उसको लैरिंक्स बोलते हैं। तो बच्चों हमारी जो क्या कहते हैं कार्टिलेज होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। मैंने आपको भी एग्जाम्पल भी तो दिखा दिया। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे नोज में प्रेजेंट होती है, क्योंकि हम अपने नोज को हिला सकते हैं बच्चों ना। अब देखिए, ये ईयर से भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, हमारे लैरिंक्स से प्रेजेंट रहती है, और बच्चों ये हमारे ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप जब 10th क्लास में जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा व्हाट इज ट्रैकिया। तो इतना दिमाग यहाँ पे माथा मारने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए कि मैंने आपको बता दिया कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल। तो आपके बॉडी का जो पार्ट मूव कर सकता है बच्चों, ये मूवमेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ इस मूवमेंट की। इसको मैं नहीं मूव कर सकती हूँ क्योंकि मेरी बोन रिजिड्स है। मैं अपने नोज को, अपने ईयर्स को हिला सकती हूँ, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसी वजह से। तो कार्टिलेज को बच्चों, और देखिए एक कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, मैं आपको एक और पोजीशन बताती हूँ। जैसे मेरी ये बोन है और एक ये बोन है, देखिए अब मेरी इन बोन के बीच में अगर मूवमेंट पॉसिबल हो रही है तो किस वजह से पॉसिबल हो रही है? कार्टिलेज की वजह से। देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ ड्रॉ करके कैसे होता है। जैसे कि बच्चों एक बोन मेरी ये रही, ठीक है, और एक बोन मेरी ये रही। इन बोन्स के बीच में ना बच्चों कार्टिलेज कैपिंग करता है। ओके, टॉपिंग करता है। मेरी यहाँ बोन खत्म हुई है, एक कैपिंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे दूसरी बोन खत्म हुई है, एक कैपिंग यहाँ पे होगी। तो बच्चों ये क्या करता है, एक तरीके से जब हमारा हाथ ऐसे आराम से मूव करता है, क्यों? क्योंकि हमारी कार्टिलेज की कैपिंग होती है। यहाँ पे बच्चों फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये हेल्प करता है मूवमेंट में। आप लोगों ने सुना होगा कि बुढ़ापे में, मतलब जो बुढ़े लोग होते हैं ना, तो वो लोग, उनके घुटने में दर्द होता है। आपने उनकी शिकायत सुनी होगी कि उनके घुटने में दर्द हो रहा है। तो बच्चों क्या होता है ना, उनका जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है बच्चों, वो भी खत्म हो जाता है, प्लस उनका जो कार्टिलेज होता है ना बच्चों, वो भी घिस जाता है। तो घिसने की वजह से क्या होता है, उनकी बोन्स जो रगड़ने लगती हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से उनको दर्द होता है उनके घुटनों में। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कि हमारे कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। अब देखिए हमारे जो कार्टिलेज होती है बच्चों, ये सेम इसका कंपोजिशन कह सकते हैं ब्लड बोन की जैसे होता है। ठीक है, और ये क्या होती है, बोन से फ्लेक्सिबल होती है। इसका अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो ये बोन से फ्लेक्सिबल होती है। दूसरा देखिए, हमारे जो कार्टिलेज की सेल्स होती हैं, कार्टिलेज को सेल्स को हम लोग कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, CHO मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, कॉन्ड्रोब्लास्ट। ओके, दिस आर द सेल्स ऑफ
कार्टिलेज, दिस इज इनफ, इतना ही बहुत है आपके कार्टिलेज में पढ़ने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब देखिए बच्चों, जो कार्टिलेज होती है उसकी जो मैट्रिक्स होती है वो शुगर प्लस प्रोटीन की बनी होती है। एक चीज इसमें ये और कर लीजिए कि हमारी जो कार्टिलेज होती है उसकी मैट्रिक्स बनी होती है शुगर प्लस प्रोटीन की, और हमारी बोन की जो कार्टिलेज होती है, बोन की जो मैट्रिक्स होती है वो बनी होती है किसकी, कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस की। ओके ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज टेंडन। ओके, टेंडन जो है, हम टेंडन और लिगामेंट एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टेंडन एंड लिगामेंट। अब देखिए मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, पहले इससे आपको इजी समझ में आएगा। ये मेरे हाथ है मान लीजिए, ठीक है, इसके अंदर क्या है बच्चों, बोन है। ओके, इसके अंदर क्या है, बोन है, इसी तरीके से बोन होती है। ठीक है, ये कुल मिला के ऐसा स्ट्रक्चर है। अब देखिए मेरे बोन्स के अराउंड बच्चों, मैंने आपको इससे पहले जो लेक्चर लिया था मैंने आपको बताया था मेरे बोन्स के अराउंड स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, बताया था ना, हमारे बोन्स के अराउंड स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं, हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है बच्चों, वो क्या करती हैं, इसके अराउंड रहती हैं। तो जो टेंडन होता है, ये जो टेंडन होता है मेरे बोन्स को मेरे स्केलेटल मसल से क्या करता है, जोड़ के रखता है। ओके, क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है। ओके, इसी वजह से मैं जब चाहूँ तो मेरी मसल्स इतने ऊपर नहीं जाएंगे, मैं इतने ऊपर नहीं खींच सकती हूँ, वो लिमिटेड ही खींचती हैं मेरी मसल्स। क्यों, क्योंकि वो बोन्स के साथ जुड़ी हैं, किसके थ्रू, टेंडन के थ्रू। क्लियर है आप लोगों को। तो टेंडन का काम क्या होता है, टेंडन का काम होता है बोन को मसल से अटैच करने का। ओके, बोन को मसल से अटैच करने का काम किसका होता है, टेंडन का होता है। अब देखिए मेरी ये दो बोन्स हैं बच्चों, ये मैं अगर ऐसे खींचूं अपने हाथ को, मेरा हाथ नहीं एकदम मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि ये मेरी बोन और ये मेरी बोन अलग अलग हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चों एक अटैचमेंट होती है, यहाँ पर भी अटैचमेंट होती है, और वो अटैचमेंट कौन करता है, लिगामेंट करता है। तो मैं कह सकती हूँ कि लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। क्लियर है आप लोगों को। ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ उसके याद करने की। आप देखिए इसको बम्टी से याद कर सकते हैं, बम्टी। ओके, बी फॉर बोन, एम फॉर मसल, टी फॉर टेंडन। ओके, बोन टू मसल कनेक्ट करने वाला है टेंडन। ओके, इसको हम लोग बंटी कह सकते हैं, बंटी नहीं बबली, सॉरी, ठीक है, इसको बबली कह सकते हैं। अब देखिए बबली, बम्टी एंड बबली। ओके, ये जो है बोन टू बोन कनेक्ट करने वाला कौन है बच्चों, लिगामेंट है। ठीक है, लिगामेंट और टेंडन के बारे में बच्चों इतना ही इनफ है, इससे ज्यादा इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, आप केवल इतना समझ लीजिए, दिस इज इनफ। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। बच्चों का वीडियो में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्ट कर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एरोडियल टिश्यू। अब देखो बच्चों, एरोडियल टिश्यू प्रेजेंट कहाँ होता है, सबसे पहले आप ये समझिए प्रेजेंट कहाँ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में स्किन के बारे में, हमारी स्किन किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। अब देखिए हमारी जो स्किन है बच्चों, मैं चाहूँ तो वो खींचती नहीं चली जाती है। अगर यहाँ पे बच्चों ये स्किन है एक लिमिटेड हाइट तक खींचती है, ऊपर की तरफ खींचती नहीं चली जाती है। क्यों, क्योंकि एरोडियल टिश्यू जो होता है ना बच्चों, मेरी स्किन को मेरे मसल से कनेक्ट करता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी जो टेंडन होती है वो बोन को मसल से कनेक्ट करती है। अब मेरे मसल को मेरी स्किन से कौन कनेक्ट करता है, एरोडियल टिश्यू कनेक्ट करता है। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसका काम क्या होता है, मेरे मसल स्किन को, मेरे स्किन को किससे कनेक्ट करके रखता है, मेरे स्किन को कनेक्ट करता है मसल्स से। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया। तो एक तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये मेरे स्किन एपिथेलियल को भी प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके, उसके साथ बाइंडिंग का काम करता है। दूसरा देखिए कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो बाइंड रहती है ड्यू टू एरोडियल टिश्यू। हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं वो भी बाइंडिंग रहती हैं ड्यू टू एरोडियल टिश्यू। और बॉडी के बहुत से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं बच्चों जो कि बंधे रहते हैं एक दूसरे से, किसकी वजह से, एरोडियल टिश्यू की वजह से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्किन और मसल्स की बाइंडिंग करता है, ब्लड वेसल्स की बाइंडिंग करता है,
नर्व सेल्स की बाइंडिंग करता है मतलब ओके, नर्व सेल्स। और बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ओके, अदर बॉडी पार्ट्स, ओके। तो एरोनल टिश्यू, दिस इज ऑल इनफ, केवल इतना ही बहुत है कि एरोनल टिश्यू जो होता है वो हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, हमारे एपिथेलियल को अटैच करके रखता है, ठीक है। स्किन और एपिथेलियल में एक चीज कह सकते हैं, अटैच करके रखता है, किससे? मसल्स के साथ। दूसरा क्या बताया कि ये ब्लड वेसल, नर्व सेल्स को भी एक दूसरे को से कनेक्ट करके रखता है, और बॉडी के पार्ट्स को भी क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है, ठीक है बच्चों। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दिस वन इज द लास्ट पार्ट ओके, ये लास्ट टाइप है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को हम लोग बच्चों फैट टिश्यू भी कह सकते हैं। फैट टिश्यू नाम से समझ में आ गया, अब तो इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फैट टिश्यू, फैट इसका फंक्शन क्या हो गया? फैट स्टोरेज ओके। एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार कि एडिपोज टिश्यू का दूसरा नाम क्या है, दैट इज फैट टिश्यू ओके। तो बच्चों इसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती है, ये हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है, हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है ओके, ऑल ओवर दी बॉडी। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरी एक जगह पे फैट इकट्ठा है, बाकी बॉडी पार्ट से फैट इकट्ठा नहीं है, पूरी जगह पे फैट इकट्ठा रहता है ना बच्चों। अब देखिए एक और फैक्ट की बात बताती हूँ कि जो हाई एल्टीट्यूड मतलब जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, या कह सकते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहां पे जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि ये पोलर बियर कह सकते हैं, पेंगुइन, सील्स वगैरह जो होती है ना बच्चों, उनकी जो स्किन होती है ना, एपिथेलियल जो स्किन होती है बच्चों, उसके नीचे एक बहुत मोटी एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है। वो जो होती है एडिपोज की टिश्यू, उसके अंदर बहुत सारा फैट स्टोरेज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ना वो एक तरीके का इंसुलेटर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? इंसुलेटर की तरह। इंसुलेटर क्या करता है बच्चों? हमारे इसकी जो सराउंडिंग में जितनी ठंडी है ना, वो उसके अंदर ना चले, इसके बॉडी के अंदर ना चले जाए, तो उसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? एडिपोज टिश्यू करता है। क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया कि जो सर्दी माहौल में जो जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनको ठंड से कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? उनकी जो एडिपोज टिश्यू होती है बच्चों, वो उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? ठीक उनके स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। सेम बच्चों ह्यूमन बींग्स के साथ भी होता है। जो ह्यूमन बींग्स, जो मोटे लोग होते हैं, हेल्थी लोग होते हैं बच्चों ना, उनको कम सर्दी लगती है एज कम्पेयर टू दोस्त जिनके पास कम स्किन मतलब कम एडिपोज टिश्यू होता है, जैसे जो लोग पतले होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो मोटे होते हैं उनके पास ज्यादा फैट का स्टोरेज होता है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा सर्दी नहीं लगती है, और जो पतले होते हैं उनके पास फैट स्टोरेज कम होता है, जिसकी वजह से लोगों को क्या लगती है? ज्यादा ठंडी लगती है। बच्चों केवल इतने 8 टाइप्स थे हमारे कनेक्टिव टिश्यू के, आपने 8 के 8 बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। तो अगर कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप क्या करें? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि मैम ये पॉइंट्स हमको नहीं समझ में आया है। तो नेक्स्ट सेशन में जब मैं आपका लूंगी तो मैं आपको आराम से उन पॉइंट्स के बारे में फिर से समझा दूंगी। तो मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज नर्वस टिश्यू ओके। ओके, नर्वस टिश्यू, हमारा जो नर्वस टिश्यू होता है ना बच्चों, उसके 3 टाइप, इसके 3 पार्ट्स होते हैं ओके। पहला पार्ट होता है ब्रेन, फर्स्ट पार्ट इज ब्रेन ओके। सेकेंड वन इज आवर स्पाइनल कॉर्ड ओके, एंड थर्ड वन इज नर्व सेल। केवल 3 पार्ट होते हैं। मैं आपको सबकी लोकेशन बता देती हूँ। सबको पता है हमारा ब्रेन हमारे हेड में प्रेजेंट होता है, हमारे स्कल के अंदर, ठीक है, स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। अब देखिए ये जो मेरा हेड है ना बच्चों, ये मेरी जो ब्रेन है, जहाँ खत्म होता है वहां से ना स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। देखिए कैसे, पीछे बैकबोन होती है, सबको पता है, ठीक है। हमारे बैकबोन का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों इस टाइप का होता है, आप समझ रहे हैं, इस टाइप का होता है। इस तरीके से हमारी बैकबोन्स अटैच रहती हैं। अब इनके बीच में जो जगह बचती है ना, उसी के बीच हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। क्लियर आ गया आपको? समझ में आ गया? हमारी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है? हमारे जो बैकबोन होती है ना, उस बैकबोन के अंदर जो जगह बचती है उसके अंदर रहती है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन आपको समझ में आ गई है। अब देखिए नर्व सेल, तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड्स होती है ना बच्चों, इनमें से ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, और उन्हीं ब्रांचेस जो सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स बोलते हैं।
जो कि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो हमारे जो नर्वस सेल होते हैं बच्चों, जो नर्वस टिश्यू होता है ना, उसका जो सेल होता है उसको क्या कहते हैं, नर्वस सेल कह सकते हैं या फिर नर्व सेल कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स कहते हैं। ओके, क्लियर आप लोगों को? तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। मैं जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है या फिर हम नर्व सेल कह सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर है। क्लियर? ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है बच्चों, नर्व सेल होती है। ओके, अब इन पार्ट्स को, ये जो आपको ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्लियर? इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। और इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, सेल बॉडी। ओके, इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। ये जो येलो कलर का, ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। सबको पता है न्यूक्लियस क्या होता है। और ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये एकदम जो लॉन्ग सी ब्रांच दिख रही है, इसको बोलते हैं एक्सॉन और इसको नर्व एंडिंग। ओके, एक से एक, मतलब जैसे कि एक खत्म हुआ है तो एक के बाद दूसरा अटैच होगा। जैसे मेरा एक नर्व यहाँ तक है, दूसरा फिर यहाँ से अटैच होगा, इसकी हेड और इसकी टेल अटैच होगी, फिर इसकी हेड और इसकी टेल अटैच होगी। इस तरीके से क्या होता है बच्चों, ये मेरी पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है आप लोगों को? देखिए ये वर्क कैसे करता है। जैसे कि मैंने मान लीजिए किसी जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर क्या किया, कैंडल के ऊपर अपनी उंगली रख दी। अब क्या होगा, अचानक से मुझे दर्द महसूस होता है, तो मेरी वहां की जो नर्व सेल होगी वो क्या करेगी, एक इम्पल्स क्रिएट करेगी, एक इम्पल्स को बनाएगी। ठीक है, वो नर्व सेल उस इम्पल्स को दूसरे नर्व सेल के पास ट्रांसमिट करेगी, वो तीसरे को करेगी, तीसरे को चौथे को करेगी। ऐसे करते 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 वो मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब बच्चों स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने के बाद वो मेरे ब्रेन तक जाएगी। ठीक है, अब मेरा ब्रेन ना एकदम से बोलेगा कि अपनी उंगली पीछे कर लो। ठीक है, क्या बोलेगा कि अपनी उंगली को पीछे कर लो। वो जो है वो मैसेज आएगा फिर से किसी के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब वो स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा मेरे एक नर्व के सेल के पास, फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे करते करते उस नर्व सेल के पास जाएगा जहां पर मेरी उंगली जली हुई है। और मैं क्या करूंगी, अपनी उंगली को तुरंत हटा लूंगी। अब बच्चों जितना मुझे बोलने में टाइम लगा है ना, उससे भी एकदम कह सकते हैं मिनिमम से मिनिमम आप सोच नहीं सकते। जैसे कि आपकी उंगली जलती है ना, तो आप रखते हो तो वो एकदम से हटा लेते हो, केवल इतना टाइम लगता है इम्पल्स को मेरे ब्रेन तक जाने का, ब्रेन को बोलने का कि आप अपनी उंगली हटा लो, और तुरंत मैं अपनी उंगली हटा लेती हूँ। ये समझिए ये इतनी तेज वर्क करता है। समझ में आ गया आपको? बस आपको इसके बारे में इतना ही पढ़ना था। आपको नर्वस टिश्यू के बारे में केवल इतना ही पढ़ना था कि वो इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट करता है और कैसे जनरेट करता है। क्लियर आपको? इसके 3 पार्ट्स होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या नर्व सेल कह सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको बिल्कुल ही रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लेबल क्या होते हैं डायग्राम्स में। ओके, देखिए बच्चों, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ओके, इसको बोलते हैं सेल बॉडी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ओके, ये जो आपको ब्रांच दिख रही है इसको एक्सॉन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग। आप लोगों के लिए इतना इनफ है। 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको 5 लेबल्स कर दिए हैं, आप इतना केवल याद कर लीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चों आज के सेशन में केवल इतना ही है। अगर आपको नर्वस टिश्यू से लेके भी कोई दिक्कत हुई है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिए, मैं आपका नेक्स्ट सेशन में वो भी डाउट क्लियर कर दूंगी। तो बच्चों आपको ये सेशन कैसा लगा, इसके आप क्या सीख के जा रहे हैं, क्या चीज आपको पहले से आती थी, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।